जी आना बोलिए। आप जॉली एलएलबी 2 में एक्ट कर रहे हो, जी। तो प्लीज टेल अस अबाउट योर रोल इन द फिल्म। Role, if I tell you anything about the role character, that will be a spoiler actually. So but इतना कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा रोल नहीं है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट है, और मेरा बिलीफ कभी भी छोटे बड़े में नहीं रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि ना तो रोल छोटा बड़ा होता है ना फिल्म छोटी बड़ी होती है, कुछ भी होता है तो अच्छा या खराब होता है। तो इतनी गारंटी है कि जो भी है वो अच्छा है, और मेरी जो भी ऑडियंस है जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे, इतना मैं बोल सकता हूँ। बट क्योंकि मेरा कैरेक्टर जो है वो फिल्म के बहुत ही एक चीज को रिवील करता है, इसलिए मैं उस बारे में ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, तो वो स्पॉइलर हो जाएगा उसके लिए। मतलब दैट विल बी अनएथिकल फ्रॉम माय साइड इफ आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट, बट इट्स अ सिग्निफिकेंट रोल एंड आई एम श्योर इट्स कमिंग आउट वेरी नाइसली। जैसा भी जिन लोगों ने फिल्म अभी तक देखी है उन लोगों का फीडबैक भी, उन लोगों ने भी मतलब कहा कि बहुत अच्छा निकल के आया है। हाँ, कैरेक्टर का नाम क्या है? जस्ट द नेम ऑफ द कैरेक्टर। दैट बिकम द स्पॉइलर एक्चुअली, क्योंकि वो पूरी फिल्म में एक नाम चलता रहता है। ओके। जो जब अगर मैं नाम ही बता दूंगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा सीरियसली। बट आई टेल यू, मतलब बहुत बड़ा नहीं है। जैसे एयरलिफ्ट में मेरा स्क्रीन टाइम वाज नॉट दैट मच, कि अगर उसको काउंट करें मिनट्स में तो दैट वाज लेस देन 15 मिनट आई थिंक। राइट। बट दैट वाज सो इम्पोर्टेंट, और जिस उसका जो उसको मिला लोगों की तरफ से मतलब फीडबैक मिला, कहे या रिस्पॉन्स मिला, वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत पॉजिटिव था। तो आई एम होपिंग फॉर दिस ऑल्सो कि मुझे वैसा ही कुछ मिलने वाला है। अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें हो गया हूँ, क्योंकि वो फिल्म का एक ऐसे पॉइंट पे आता है, फिल्म का बेसिकली दैट्स द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म, एंड इफ आई टेल यू इवन द नेम ऑफ द कैरेक्टर ऑल्सो दैट विल बी ए स्पॉइलर, तो वो मुझे मार डालेंगे। How did you bag this role in Jolly LLB 2? I was on my Eid vacation in my hometown Saharanpur, and I got a call from Subhash Kapoor's office that he wants to meet you. I said I am coming back next week. तो फिर मेरा कुछ आना डिले हो गया, then he decided to narrate me the script on Skype. तो उन्होंने मुझे पूरी स्क्रिप्ट स्काइप पे वीडियो कॉल पे सुनाई, और मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरा कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इमीडिएटली वहीं से हाँ। अदरवाइज मैं मोस्टली पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हाँ करता हूँ, बट कीपिंग सुभाष कपूर ट्रैक इन माइंड और उनका फिल्म मेकिंग, तो वो मुझको उतना है कि चलो यार ये मैं एक नरेशन पे यहाँ कर देता हूँ, तो वो हो गया था। और ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्टरूम ड्रामा है। बहुत सालों बाद कोई ऐसा कोर्टरूम ड्रामा आने वाला है, क्योंकि कोर्टरूम ड्रामा का अपना एक मजा होता है कि जो होल्डिंग होता है, कि किसी भी कोर्ट में अगर हम देखें तो दो लॉयर केस लड़ रहे हैं, उनमें से एक किसी झूठ को सच बना रहा है और एक किसी सच को झूठ बना रहा है। तो नोबडी नोज के कौन सच है कौन, ये गारंटीड होता है कि इसमें से एक आदमी सच है एक आदमी झूठ है। That's great. So, how was your experience of working with अक्षय कुमार? आप एयरलिफ्ट में भी काम कर चुके हैं उनके साथ। जी, मेरे उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार और वो रहा, मतलब इंस्पायरिंग है। वो बंदा इतना पॉजिटिव एनर्जी के साथ सेट पे आता है कि को एक्टर को उतना वो नहीं होने पाता कि भैया मैं एक स्टार के साथ काम कर रहा हूँ। डे वन एयरलिफ्ट के सेट पे डे वन आई वाज इन कंफर्ट जोन, कि मैं उनके कंधे पे हाथ रख के शूट कर रहा था। तो वो इतना कोऑपरेटिव है, और साथ में वो आपको प्रेज करते हैं, बहुत जेन्युइनली प्रेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी को पता लग जाता है कि यह बंदा झूठी तारीफ कर रहा है या सच्ची तारीफ कर रहा है। तो वो जिनसे भी मिलवाते हैं, जिनसे भी बात करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। एज एन एक्टर के एक कमाल का एक्टर है, एनकरेज करते हैं सबको, एनकरेज करते हैं, प्लस सीखते भी हैं और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक मतलब जो टाइटल है जॉली, तो रियल लाइफ में वो उनका रियल टाइटल होना चाहिए, ही इज सो जॉली पर्सन। एंड हाउ वाज इट वर्किंग विद सुभाष कपूर? सुभाष कपूर इज वेरी सॉर्टेड इन व्हाट ही वांट्स एक्चुअली, इसलिए मतलब उन्होंने इस फिल्म की कास्टिंग खुद करी है। मतलब मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई कास्टिंग डायरेक्टर हायर किया है, और जो भी मतलब उनको लगा कि मेरा ये कैरेक्टर इस रोल के लिए ये एक्टर फिट है, उन्होंने पर्सनली उसको कॉल किया है, उसको पूरी स्टोरी सुनाई है और सबको खुद अप्रोच किया है। जितना जहां तक मेरी जानकारी है उसमें मतलब मैं भी एक शामिल हूँ। प्लस सेट पे कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई वो नहीं है, क्योंकि उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने खुद स्क्रिप्ट लिखी है।
उन्होंने 2 साल लगाए या 1.5 साल लगाए या जितने भी साल लगाए, खुद से वो स्क्रिप्ट लिखी है, तो मतलब वो क्लियर है उनको क्या चाहिए। मतलब वो क्लैरिटी है। हाँ, वो क्लैरिटी है और वो बहुत जरूरी होती है एक डायरेक्टर के लिए। और एक्टर को स्पेस भी देते हैं कि अच्छा मैंने तो ये सोचा है, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन क्या है, तो वो फ्रीडम भी देते हैं। तो उसमें एक्टर का फीडबैक भी है, अगर उनको लगता है कि हाँ मेरे थॉट प्रोसेस को ओवरटेक नहीं कर रहा है तो वो रख लेते हैं, नहीं है तो बहुत जेन्युइनली बहुत पोलाइटली बोल देता है कि नहीं यार ये वर्क नहीं कर रहा है, वैसा करते हैं। और एज ए ह्यूमन बीइंग वेरी नाइस, सेट पे बहुत मतलब पॉजिटिव एनर्जी। मैं इस मामले में लकी रहा हूँ कि मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया है बहुत पॉजिटिव लोग हैं। मतलब मेरी पहली फिल्म फिराक नंदिता दास के साथ, शी वॉज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव एज अ पर्सन। दूसरी फिल्म फिल्मिस्तान नितिन कक्कड़, तीसरी फिल्म एयरलिफ्ट राजा मेनन। सो आई वॉज लकी इनफ टू हैव पॉजिटिव पीपल अराउंड मी। उसका क्या होता है कि कैप्टन ऑफ द शिप अगर पॉजिटिव है तो उसका रिफ्लेक्शन, उस एनर्जी का रिफ्लेक्शन पूरी यूनिट पे पड़ता है। राइट। क्योंकि अगर वही चिल्लम चिल्ली करेगा तो पूरे सेट पे चिल्लम चिल्ली और नेगेटिविटी होगी। तो लकीली मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया वो सारे के सारे बहुत ही पॉजिटिव लोग थे, बहुत ही सुलझे हुए लोग थे, और उनके एनर्जी का इम्पैक्ट पूरे यूनिट पे था, तो वो काम पे भी निकल के आता है। डेफिनेटली वही फिल्म कोई और नेगेटिव एनर्जी के साथ डायरेक्ट करेगा, सेम स्क्रिप्ट वैसी निकल के नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी मैटर करती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी ऑनेस्टली जहाँ तक मैंने पढ़ा आपके बारे में, you are a bit choosy when it comes to choosing roles. जी। So what do you keep in mind before selecting a role? मेरा पहली चीज होती है स्क्रिप्ट, कि एक ओवरऑल स्क्रिप्ट कैसी है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे पहले पढ़ने को मिल जाए, नहीं मिलती तो फिर नरेशन। फिर दूसरी चीज कि एज एन एक्टर मैं उसमें कितना कंट्रीब्यूट या क्या कर पा रहा हूँ, एज एन एक्टर मेरा क्या इवॉल्व हो रहा है, वो एक चीज होती है। मेरा कैरेक्टर मतलब इसीलिए कई बार मुझे बहुत मेन रोल भी मिलते हैं, बट मुझे लगता है यूजलेस है। स्क्रिप्ट ही, एक खराब स्क्रिप्ट में कितना भी बड़ा रोल हो वो मतलब वेस्ट हो जाएगा, और एक अच्छी स्क्रिप्ट में कितना भी छोटा रोल है वो निकल के आएगा। तो ये मतलब मैं हमेशा स्क्रिप्ट को, क्योंकि मैं मतलब राइटर रह चुका हूँ, राइटर हूँ, और उतनी समझ है स्क्रीन प्ले और उसकी कि ये अच्छी मतलब भगवान तो मैं भी नहीं हूँ कि मैं पहले से बता दूं ये अच्छी हो जाएगी और ये खराब हो जाएगी, लेकिन एक सेंस आ जाता है कि हाँ यार ये अच्छी फिल्म बनेगी। तो मेन मेरा सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया स्क्रिप्ट ही है, फिर मेरा कैरेक्टर उसमें क्या है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। पैसा कितना मिल रहा है, कितने दिन देने पड़ रहे हैं, ये सब वो सब कुछ नहीं मैं सोचता, सिर्फ वही सोचता हूँ, इसलिए बहुत सेलेक्टिव करता हूँ। एयरलिफ्ट के बाद आई हैव सेड नो टू ऑलमोस्ट 31 फिल्म्स। 31? तो यस, और लोग मुझे पागल कहते हैं, तू इडियट है, इतना पैसा मना कर रहा है, इतना पैसा आएगा तेरे, इतने फ्लैट बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट मेरा टारगेट वो नहीं है। मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, जो जर्नी करके आया हूँ, मतलब उस जर्नी और उस बैकग्राउंड के यहाँ हजारों लोग हैं उसमें, ऐसा मतलब, और मुझसे ज्यादा टैलेंटेड भी। लेकिन मेरा मानना है इट्स नॉट योर टैलेंट विच टेक्स यू समवेयर, इट्स योर डिसीजन विच टेक्स यू समवेयर। और उस मामले में थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेता हूँ, और अभी तक तो मुझे मेरे किसी भी डिसीजन पर रिग्रेट नहीं हुआ, तो और आई होप के ना आगे होगा। तो डिसीजन बहुत जरूरी है, उसमें मुझे आपको वेट करना पड़ जाए, आपको अपना लाइफ स्टाइल को बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, आपको फाइनेंशियली बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, आपको बहुत सारी, बट राइट डिसीजन हैज टू बी देयर। नहीं तो मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे जैसे 1000 लोग पढ़े हैं, मैं आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे डिसीजंस और मेरे चॉइस ऑफ वर्क की वजह से दे रहा हूँ। एक बात मैं पूछना चाहूंगी, जो आपने अभी बताया कि फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज का जो आपने जिक्र की, तो इट्स नॉट सो इजी टू रिजेक्ट 31 फिल्म्स। या इट्स नॉट इसमें फाइनेंशियल तो एक प्रॉब्लम है, लाइक यू आर अ फैमिली मैन। यस मेरे साथ लकीली उस चीज एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरा घर मेरे राइटिंग से चलता रहा हमेशा। मतलब वो उसने मुझे ना कहने का कॉन्फिडेंस दिया कि मैं एक खराब फिल्म को ना कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो घर चलाने के लिए पैसे आने वो मुझे राइटिंग से आ रहे हैं। तो मैं टेलीविजन के लिए बीच बीच में लिखता रहता था, अब हालांकि नहीं लिख पा रहा हूँ। तो मुझे टेलीविजन राइटिंग ने वो उसमें भी बहुत सेलेक्टेड काम किया मैंने, थोड़ा ही काम किया। जैसा है आपके लिए, वो एक बैकअप जैसा था। अब तो बंद हो गया है, क्योंकि अब तो एक्टिंग के ही मतलब ज्यादा मसरूफियात हैं, उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन वो एक चीज थी
जिसने मुझे ना कहना सिखाया। लेकिन ये अच्छी चीज मेरे अंदर आ गई कि मुझे ना कहना आ गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ना कहना आना बहुत जरूरी है। हाँ किस चीज को कहना है, क्या नहीं करना है ये डिसाइड होना बहुत जरूरी है। क्या करना है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है। और ये मेरा शुरू से रहा है, मतलब मैंने अगर राइटिंग में भी किया है तो क्या नहीं लिखना है ये मेरा पहले से तय था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सास बहू के सीरियल नहीं लिखने हैं, या वो कोई भी रीजन हो सकता है, या तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, या मेरे बस का नहीं है, या मेरी सेंसिबिलिटीज मैच नहीं करती। तो वो डिसाइडेड पहले से था कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। तो वो ना वाली, मतलब उसमें बहुत कुछ डेफिनेटली बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं, पर मुझे लगता है ये वाले नुकसान रिकवर हो जाएंगे। ये फाइनेंशियल नुकसान है सिर्फ, कि आज मतलब हम छोटे घर में रह रहे हैं, आज छोटी गाड़ी है, आज छोटी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर, ये कवर हो जाएंगे किसी दिन। लेकिन उनको अचीव करने के लिए अगर मैं गलत डिसीजन लेके गलत फिल्में कर लूंगा, वो कवर अप करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो एक चीज है। When you given a role in a film, जी, so how do you actually prepare for that role? That's very interesting question. Basically, I'm trained from National School of Drama. I'm a trained actor. But मैं क्या करता हूँ, मैं हर कैरेक्टर के लिए एक अलग अप्रोच यूज करता हूँ। जैसे एनएसडी आने से पहले की मेरी लाइफ एज एन एक्टर हाउ आई वाज, और एनएसडी पास आउट होने के बाद मेरी लाइफ, तो मेरा जो एनालिटिकल वो निकल के आया। मेरे जो बेसिकली मेरे फादर इन लॉ मेरे शुरू से बहुत ही ऑडियंस रहे हैं, मतलब डे वन से। मैं एनएसडी आने से पहले इप्टा में था, थिएटर करता था, तो जो भी करता था दिल से करता था। फिर ड्रामा स्कूल में आया तो वहाँ पे थ्योरीज इंट्रोड्यूस हो गई, स्टेनिस्लैवस्की, ग्रोटोव्स्की, दोस्तोव्स्की, भरत मुनि, ये दिस एंड दैट। तो वो आते थे, मेरा कोई भी काम देखते थे और मुझे बोलते थे यू आर बेटर एक्टर बिफोर, आप पहले ज्यादा अच्छे एक्टर थे। तो वो हर दूसरे तीसरे हर छठे महीने मुझे फीडबैक मिलता था। तो मुझे रियलाइज होता इसका मतलब 6 महीने पहले मैं और बेहतर एक्टर था, अब मैं खराब हो गया हूँ 6 महीने। तो ऐसे करते करते जब मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो समझ में आया कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ट्रेनिंग में। तो फिर ट्रेनिंग के अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ माइनस पॉइंट भी है। वो बहुत सारी चीजें कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर ए ह्यूमन ब्रेन। हम मतलब मशीन तो नहीं है कि कुछ सॉफ्टवेयर डाला तो उतना ही निकलेगा एग्जैक्टली। तो फिर मैंने उस चीज को समझा। तो एनएसडी में मुझे सीखने में 3 साल लगे, लर्न करने में 3 साल लगे, अनलर्न करने में उसके बाद 5 साल लगे। तो मैंने पूरी तरह अनलर्न नहीं किया। अभी वैसा सिस्टम है कि वेन एवर आई नीडेड माई ट्रेनिंग पार्ट, तो मैं उसको रिकॉल कर लेता हूँ, और जितना रिक्वायर्ड है मैं उतना अप्लाई करता हूँ अपने कैरेक्टर के ऊपर। हर कैरेक्टर को अलग तरीके से प्रिपेयर करता हूँ। जॉली का एक अलग अप्रोच था, एयरलिफ्ट वाले कैरेक्टर का अलग अप्रोच था। अभी एक शॉर्ट फिल्म किया, उसमें एकदम स्पॉन्टेनियस ही किया कि बिना स्क्रिप्ट पढ़े बिना सोचे समझे डायरेक्टर ने एक बार बोला और मैंने कर दिया, और जो आउटकम निकल के आया तो वो एकदम वही आया कि जो मैं एनएसडी जाने से पहले एकदम दिल से। तो आउटपुट क्या आ रहा है वो मैटर करता है, प्रोसेस क्या है वो मैटर नहीं करता। तो लेकिन हाँ ये हो सकता, मतलब थोड़ा बहुत मेथड एक्टिंग है मेरे अंदर। मतलब मैं उन चीजों को मैं घुसने की कोशिश करता हूँ, उस लाइफ को जीने की कोशिश करता हूँ, जो भी मतलब हो सके। अलग अलग प्रोसेस रहा है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट दे पाऊँ और बेहतर दे पाऊँ पहले से। मतलब थोड़ा सा मेथड एक्टिंग भी है और थोड़ा सा स्पॉन्टेनिटी भी है, मिक्स है। मतलब हाँ मेथड भी बिल्कुल। मैं खुद की ही अपनी टेक्निक से इवॉल्व कर रहा हूँ, और हो सकता है आने वाले टाइम में अगर कुछ एक थियोरी टाइप कुछ बन जाए तो मैं उसको पब्लिक शेयर करूं या लिखूं या कुछ करूं। तो मैं कुछ मतलब मैं लगा हुआ हूँ। मतलब एक्टिंग को जैसे आज के दौर में फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि आए और डायलॉग बोल दिया और एक्टिंग हो गई, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि ये क्राफ्ट और एक ऐसी आर्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है, जिस पे काम करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। यू थिंक वेरी नाइसली। जी, थैंक यू सो मच। तो अभी तक आपका बॉलीवुड जर्नी कैसा रहा? बॉलीवुड जर्नी मेरा, मतलब मैं बॉलीवुड में होकर भी बॉलीवुड में नहीं हूँ। बेसिकली देखा जाए पर्सनल लाइफ में मेरी कोई, जिस बिल्डिंग में मैं 7 साल पहले रहता था आज भी वहीं रहता हूँ, जहाँ भाजी वाले से बार्गेनिंग करता था आज भी वही करता हूँ। वो सब चल रहा है। हाँ मतलब जहाँ मुझे पहचानने जाने की उम्मीद है वहाँ पहचान लिया जाता हूँ, जैसे एयरपोर्ट या कॉफी शॉप या बड़ी जगह जहाँ लोगों को लगता है हाँ यही होगा यार एयरलिफ्ट का। जहाँ भाजी ठेले के वाले में वो सोचेंगे यार, या ट्रेन में वो अरे यहाँ कैसे होगा, वो नहीं होगा। तो मेरी पर्सनल लाइफ से उतना कुछ ग्रेट फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिस तरह का लगातार मुझे फीडबैक मिला है ऑडियंस से भी, मतलब एयरलिफ्ट के बाद मेरे मीम पिक्चर वायरल हो गए, लोग चर्चाएं करने लगे ये तो कोई यूएई का एक्टर है, ये वहाँ का, उन्होंने ढूंढ के निकाले
ये बायोग्राफी निकाली, फिल्मोग्राफी निकाली, पुरानी फिल्मिस्तान देखी। बहुत लोगों ने एयरलिफ्ट के बाद फिल्मिस्तान देखी। अच्छा। और ये उसी सवाल के जवाब की तलाश था कि ये कौन एक्टर है और ये कहाँ से आया है। तो लोगों ने गूगल किया, ढूंढा, फिल्मिस्तान देखी। मुझे फेसबुक पे, इस पे, उस पे, मेल्स पे काफी मैसेज और पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, दुनिया के कोने कोने से आते हैं। तो बॉलीवुड में मतलब हालांकि मेन स्ट्रीम मतलब एक चीज ये भी है, दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि हमारी इंडस्ट्री एकदम स्टार स्ट्रक इंडस्ट्री है। और पता नहीं मतलब शो बिजनेस है, शो ऑफ वाले लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। मेरे बस में वो है नहीं, मुझे अपने आप को बेचना नहीं आता, मुझे अपने आप को शो ऑफ करना नहीं आता। तो एक तरीके से देखा जाए तो मैं हाशिए पे भी हूँ, मतलब मैं ऐसा कुछ मेन स्ट्रीम में, मेन लाइमलाइट में नहीं हूँ। बहुत डाउन टू अर्थ है इंसान। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ, मैं मतलब मुझको अपने आप को बेचना नहीं आता और मुझे शो ऑफ करना नहीं आता। मतलब मैं नहीं कर पाता वो सब चीजें, और यहाँ वही चलता है। इसीलिए मतलब मुझको पता नहीं। और मीडिया का भी ऐसा ही है, मैं जाकर खुद से नहीं बोल सकता कि भैया मैं भी हूँ, मुझे भी छापो। और ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि मीडिया मतलब कुछ लोग, जैसे आप मेरा इंटरव्यू करिए, कुछ लोग उस बात को तवज्जो देते हैं कि ये एक्टर निकल के आ रहे हैं, पीपल वांट्स टू नो अबाउट देम आल्सो। फॉर एग्जांपल, मेरे कुछ फेवरेट पसंदीदा एक्टर के बारे में अगर पढ़ना चाहूँ, देयर इज नथिंग अवेलेबल ऑन इंटरनेट और एनी प्रिंट मीडिया। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आदिल हुसैन एक एक्टर है, या पवन मल्होत्रा एक एक्टर है, या कुमुद मिश्रा एक एक्टर है। इफ आई वांट टू रीड अबाउट देम, देयर इज नथिंग। तो मैं कहाँ पढ़ूँ? एवरी डे वी आर रीडिंग, एवरी डे वी आर रीडिंग द सेम स्टफ अबाउट द सेम स्टार्स, जिनके सिर्फ हम हेडलाइन पढ़ के स्किप कर जाते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मीडिया शुड गिव एटलीस्ट 10% ऑफ दैट अटेंशन कि भैया चलो हमको 100% ही उसको पूरा कमर्शियल और टीआरपी बेस चल रहा है। मुझको लगता है वहां पे थोड़ा सा डिसऑनेस्ट हो जाता है, थोड़ा सा स्पेस। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे एक्टर हैं, मतलब मुझसे भी अच्छे अच्छे एक्टर, दोस्त डिजर्व टू बी कम ऑन फ्रंट, जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो वो एक चीज है जिसका मतलब ये उसी सवाल से रिलेटेड है कि मतलब बॉलीवुड की मेरी जर्नी ऐसी रही है। मतलब ये सही कहा आपने कि कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में गूगल करने पे भी इंफॉर्मेशन मिलना कुछ नहीं जानता, जबकि लोग जानना चाहते हैं। और मतलब प्रिंट हो या कोई भी हो, उस बारे में रोज वही खबर छापते हैं जिनसे उनको टीआरपी मिलती है। और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आप आदिल हुसैन के बारे में, कुमुद मिश्रा के बारे में, पवन मल्होत्रा या कुलकर्णी जो मराठी एक्टर, उनके बारे में आप छापेंगे, वो पूरा पैराग्राफ पढ़ेगी ऑडियंस। इनका सिर्फ हेडलाइन पढ़ के स्किप हो जाते हैं कि फलाने स्टार के कुत्ते ने बिस्किट खाया, इसकी नेक्स्ट। तो वो मुझे थोड़ा सा डिसऑनेस्टी लगती है फ्रॉम मीडिया पार्ट। तो क्योंकि मीडिया और बॉलीवुड इंटरकनेक्टेड है, मीडिया बॉलीवुड को बनाता है, बॉलीवुड मीडिया को मटेरियल देता है। तो उस वजह से मतलब मैं इस पॉइंट पे आया हूँ कि मुझे लगता है कि एटलीस्ट दे शुड गिव 10% ऑफ जेन्युइन अटेंशन टू जेन्युइन दोज हु डिजर्व। मैं नहीं कहता मेरे बारे में छाप दो, बट मैं कहता हूँ कि यार जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए, उनके बारे में जानने का एक प्लेटफॉर्म दो। ये हमारे यहाँ थोड़ा सा गलत प्रैक्टिस पे आ गया कि सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में, जिनके बारे में हम रोज पढ़ रहे हैं, हम उन्हीं के बारे में रोज पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है अखबार रोज वही आ गया, तारीख बदल दी है। अच्छा, तो आप तो एक्टर होने के साथ साथ आप एक राइटर भी है, स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर। तो ये जो दोनों अलग अलग रोल है आपका, कौन सा रोल आप ज्यादा एंजॉय करते हो? देखिए, मेरा मानना है कि दुनिया में हर इंसान का एक बेस्ट होता है, और फिर उसके बाद वो तलाशता है कि उसका सेकंड बेस्ट क्या है। मैं मुंबई में जब आया था तो एक्टर बनने आया था, मेरा वही बेस्ट है। लेकिन मैं जिस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आया, तो मैं 1 महीना भी सर्वाइव नहीं कर पाया। तो फिर जब आपके पास सर्वाइवल का सवाल होता है, तब आप अपने अंदर का सेकंड बेस्ट ढूंढते हैं, ऑप्शन ढूंढते हैं। तो मैंने अपने अंदर ढूंढा कि मेरा सेकंड बेस्ट क्या है जिससे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। दैट वाज राइटिंग, एंड आई हैड अ राइटिंग बैकग्राउंड आल्सो। आई यूज्ड टू राइट फॉर लोकल न्यूज़पेपर्स, ऐसे कहानियां, एनएसडी में भी मैगजीन का एडिटर था, वो सब चीजें। तो दैट बिकेम फ्रंट लाइन फॉर पर्टिकुलर टाइम कि भैया अभी कुछ दिन के लिए मैं एक्टिंग की पुड़िया बांध के बक्से में रख देता हूँ, उसको खोलूंगा भी नहीं जब तक कि मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में नहीं आ जाता फाइनेंशियली, क्योंकि मैं एक शादीशुदा बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। तो मैंने एक्टिंग को साइड में रख दिया और मैंने राइटिंग को अपना बेस्ट बना लिया। तो जब तक मैं राइटिंग करता रहा, तो मैं उसको 100% पूरे दिल से कर रहा था, वही मेरा बेस्ट था। मैं एक्टिंग भूल के साइड में। फिर धीरे धीरे जब फाइनेंशियली थोड़ा सा होने लगा कि पैर मिट्टी में जमने लगे हैं,
तो मैंने उसको फेड आउट करना शुरू किया और उसको फेड इन करना शुरू किया। उसी सिलसिले में फिराक आई, फिर फिल्मिस्तान आई, एयरलिफ्ट आई। अब एयरलिफ्ट के बाद वो पूरी तरह से फेड आउट हो गया, तो अब मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, एक्टिंग के ही ज्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं और अभी एक्टिंग ज्यादा कर रहा हूँ। लेकिन एक पर्टिकुलर फेज में मैं जो कर रहा हूँ मैं उसको अपना 100% मान के करता हूँ और उतना ही एंजॉय करता हूँ। जैसे 2 साल पहले मैं राइटिंग एंजॉय कर रहा था 100%, अभी मैं एक्टिंग एंजॉय कर रहा हूँ 100%। आई ट्राई टू डू माई जॉब 100% ऑफ ऑनेस्टी। तो वो मेरे लिए वही बन जाता है कि भैया यही है, बस सब कुछ यही है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। तो वो फोकस है मेरे अंदर शुरू से है। अच्छा, तो और अभी आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? अपकमिंग प्रोजेक्ट एक मेरी फिल्म चिड़िया बन के रेडी है, वो एक इंडिपेंडेंट सिनेमा है। हेलो। हाँ। तो वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको रिलीज होने में। वो है एक फिल्म अभी। ये किसका है? Who is the director? डायरेक्टर इज मेहरान अमरोही। ही वॉज अ राइटर फ्रेंड। तो मतलब जब मैं लिखता था तो वो भी साथ में लिखते थे, तो उन्होंने अप्रोच किया, यार एक फिल्म बना रहा हूँ। तो बेचारा लगा हुआ है उसको रिलीज कराने के चक्कर में, क्योंकि अभी सिस्टम अलग है, कॉर्पोरेट अलग है और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स अलग हैं। तो कॉर्पोरेट की रिलीज गारंटीड होती है, इंडिपेंडेंट की रिलीज गारंटीड नहीं होती। मतलब फिल्म बनाना आसान है, फिल्म को रिलीज कराना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। दे आर फाइटिंग फॉर दैट रिलीज। जैसे फिल्मिस्तान को भी 2 साल लगे थे, ऐसा इजीली नहीं हो गई थी कि आज बनी और कल रिलीज हो गई। वहां पर ये पॉइंट था कि this is a very good film, but who will come to see these two bastards? Nobody knows them. तो उस क्वेश्चन पे 2 साल तक अटके रही। फाइनली दे हैव टू एडमिट दैट इट्स अ गुड फिल्म एंड पीपल विल कम टू वॉच। ये इग्नोर करके कौन 2 लोग हैं, और वही हुआ। जब रिलीज हुई तो लोगों ने देखा, हालांकि उसको भी अंडर एस्टिमेट करके रिलीज किया, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ा सा और उसको प्रमोशन होता तो और ज्यादा, क्योंकि आज भी जो लोग फिल्मिस्तान देख के मिलते हैं वो आज भी मेल करते हैं, आज भी चिट्ठी लिखते हैं, आज भी मिलते हैं तो बहुत पॉजिटिवली वार्म के साथ मिलते हैं। तो वो है, मतलब इसको भी डेस्टिनी लिखी है, ऊपर वाला सबसे बड़ा स्क्रिप्ट राइटर है, जैसे उसकी हर चीज की डेस्टिनी लिखी है, तो वो भी हो जाएगी रिलीज। फिर एक फिल्म है डीएनए में गांधी जी, संदीप नाथ एक लिरिसिस्ट है, उनकी फिल्म है। 2 प्रोजेक्ट्स, 2 फिल्मों की अभी शूटिंग चल रही है, जिनका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो मुझे लगता नहीं। हाँ, मतलब नाम में बोल सकता हूँ। लखनऊ सेंट्रल कर रहा हूँ मैं, और दूसरी का नाम अभी बोल नहीं सकता मेरे ख्याल से। वो ठीक है, नाम ही काफी है। हाँ। और इसका शूटिंग चल रहा है डीएनए में गांधी जी का? नहीं, डीएनए में गांधी जी कंप्लीट हो गई, अभी तो लखनऊ सेंट्रल की शूटिंग चल रही है।